बच्चे के मन में सवाल होता है कि ओल्ड वाली एनसीईआरटी पढ़े या न्यू वाली एनसीईआरटी पढ़े। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको साफ साफ बता दूं कि आपने जो है न्यू वाली एनसीईआरटी ही पढ़नी है, लेकिन जो हिस्ट्री जो है उसके लिए आपको ओल्ड और न्यू दोनों पढ़नी है। क्योंकि जो पुराने स्कूल के जो लोग होते हैं वो बोलते हैं नहीं ओल्ड पढ़नी चाहिए, ओल्ड इज गोल्ड, लेकिन जो एग्जाम के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं वो जानते हैं कि न्यू एनसीईआरटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हिस्ट्री में ये थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। अगर मैं हिस्ट्री सब्जेक्ट की बात करूं तो उसके लिए आप लोगों को न्यू और ओल्ड दोनों पढ़नी चाहिए। लेकिन अगर मैं पॉलिटिकल साइंस की बात करूं तो सिर्फ न्यू एनसीईआरटी, अगर मैं सोशल साइंस या सोशियोलॉजी की बात करूं तो न्यू एनसीईआरटी, ज्योग्राफी की बात करूं तो न्यू एनसीईआरटी, इकोनॉमिक्स की बात करूं तो न्यू एनसीईआरटी, सोशल साइंस की बात करूं तो न्यू एनसीईआरटी। तो इस बात का जो है आपको ध्यान रखना है कि न्यू एनसीईआरटी जो है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो जो है उसमें काफी जो चेंजेस जो हुए हैं उसका पूरा ध्यान रखा जाता है। तो इसलिए आप जो है न्यू एनसीईआरटी पढ़ें। अब एक अगला सवाल आता है, वो ये कि हमें एनसीईआरटी कैसे पढ़नी चाहिए। क्या हमें एनसीईआरटी पहले ऐसे कि 6 क्लास की पहले जो है आप एसएसटी पढ़ लें, फिर आप साइंस पढ़ लें, ऐसे पढ़नी चाहिए, फिर 7th की एसएसटी पढ़ें, फिर साइंस पढ़ें, 8th की एसएसटी पढ़ें, फिर साइंस पढ़ें, फिर 9th में जो है एसएसटी पढ़ें, फिर साइंस पढ़ें? नहीं, ये तरीका सही नहीं है। क्लासेस वाइज हमें खत्म नहीं करना है, हमें एनसीईआरटी जो है वो सब्जेक्ट वाइज खत्म करना है। इस बात को ध्यान से करें। और जब आप एक रीडिंग कर लेते हैं एनसीईआरटी को, उसके बाद जो है टॉपिक वाइज खत्म करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें सीधा क्लास वाइज नहीं, सब्जेक्ट वाइज। क्या मतलब है कि अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले 6th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ें, फिर 7th क्लास की हिस्ट्री पढ़ें, फिर 8th क्लास की जो है हिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ें, फिर 9th क्लास की पढ़ें, फिर 10th की पढ़ें, फिर 11th की पढ़ें, फिर 12th की पढ़ें। तो इस तरह से जो है इनकी एनसीईआरटी पढ़ें। अगर आप ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं तो ज्योग्राफी में जो है पहले 6th क्लास की ज्योग्राफी पढ़ें, फिर 7th क्लास की पढ़ें, फिर 8th क्लास की पढ़ें, फिर 9th क्लास की पढ़ें, फिर 10th की, फिर 11th की और फिर 12th की। तो इस तरह से जो है आपको अपनी ज्योग्राफी जो है ये खत्म करनी चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग जो है इस बात का ध्यान रखेंगे, राइट। तो हमें पढ़ने का सही तरीका क्या है कि सब्जेक्ट वाइज, और उससे भी ज्यादा अच्छा क्या है टॉपिक वाइज पढ़ें। तो जरा टॉपिक वाइज कैसे पढ़ें, ये बच्चों के मन में अक्सर ही सवाल होता है। तो मैं आपको बताऊं, जैसा आप एंशिएंट इंडिया, हिस्ट्री को आपको पता है 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एंशिएंट इंडिया, मिडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया। इंडियन हिस्ट्री की बात करें, और अगर मैं यूपीएससी के सिलेबस की बात करूं तो उसमें मॉडर्न वर्ल्ड भी आ जाता है। तो 712 सीई तक की जो हिस्ट्री है, ठीक है, वो क्या कहलाती है आपकी एंशिएंट इंडिया कहलाती है। और 712 से लेकर जो है 1707 सीई तक की जो हिस्ट्री है वो क्या कहलाती है मिडिवल इंडिया कहलाती है। और 1707 सीई से लेकर जो है और अभी तक की जो हिस्ट्री है वो क्या कहलाती है मॉडर्न इंडिया कहलाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके सामने 2 ईयर हैं, 712 और 1707। 712 सी में क्या हुआ था, तो अटैक ऑफ मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम जो फर्स्ट मुस्लिम अटैकर था जिसने भारत पे जो है अटैक किया था जो है, तो वो किया था 712 एडी, जिसको अब नाम क्या देते हैं सीई। सी बोले तो कॉमन एरा, राइट। तो पहले तो एनो डोमिनी होता था, लेकिन एनो डोमिनी जिसका मतलब होता है विद द लाइफ ऑफ द जीसस, ठीक है। तो जीसस क्राइस्ट का जहां से लाइफ स्टार्ट होता है, जिस एरा से, जिस ईयर से, उसे एडी बोलते हैं। और अभी हम लोग जो है एडी में हैं, राइट। तो 712 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, क्योंकि यहां से जो है मुस्लिम रूल की जो है उसकी स्थापना होती है। क्योंकि इसी अटैक के बाद जो है धीरे 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 अटैकर्स आते हैं और बाद में इंडिया में जो है अपना रूल स्टैब्लिश करते हैं। फिर दूसरा आता है 1707। वो क्या हुआ था उस टाइम पर जो है औरंगजेब की डेथ हुई थी। और औरंगजेब कौन थे, वो थे लास्ट ग्रेट मुगल रूलर। तो मुगल डायनेस्टी जो है औरंगजेब की डेथ के बाद जो है वो डिक्लाइन करने लग जाती है। और जब मुगल जो है डिक्लाइन करते हैं तो उसके बाद न्यू इंडिपेंडेंट स्टेट्स का इमरजेंस होता है। और ब्रिटिश के लिए बहुत ही आसान होता है कि उन छोटे छोटे स्टेट को उनको जो है पहले लड़ाना, फिर उनको हराना, राइट। तो एंशिएंट इंडिया की बात करूं तो सबसे पहले क्लास 6 की हमें एनसीईआरटी पढ़नी है। इसमें ओ का मतलब है ओल्ड और एन का मतलब है न्यू, राइट। तो ध्यान रखना है इसका, जहां पर ओ लिखा है वो ओल्ड है, जहां एन लिखा है न्यू है, जहां दोनों लिखे मतलब दोनों पढ़ने। तो क्लास 6 की हमें ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी दोनों पढ़नी है। क्लास 12 की जो है फर्स्ट पार्ट एंशिएंट इंडिया के लिए पढ़ना है न्यू वाली एनसीईआरटी की, और क्लास 11 की जो है फर्स्ट पार्ट ओल्ड वाला पढ़ना है हमें। तो इस तरह से टॉपिक वाइज हमें पढ़ना है, राइट। मिडिवल इंडिया में भी ऐसे कि क्लास 7 का जो है ओल्ड और न्यू दोनों पढ़ने हमें,
न्यू एनसीईआरटी और ओल्ड एनसीईआरटी। क्लास 12 का जो सेकंड पार्ट है न्यू एनसीईआरटी का पढ़ना है, और क्लास 11 का जो सेकंड पार्ट है वो ओल्ड वाली एनसीईआरटी का पढ़ना है। राइट, मॉडर्न इंडिया की बात करें तो क्लास 8 का जो है ओल्ड और न्यू दोनों एनसीईआरटी पढ़नी है। क्लास 12 का जो थर्ड पार्ट है न्यू वाली एनसीईआरटी का जो है हिस्ट्री का जो है वो पढ़ना है। और इसी तरीके से मॉडर्न इंडिया के लिए क्लास 12 का जो है फर्स्ट पार्ट ओल्ड वाली जो एनसीईआरटी है उसका पढ़ना है। अब बात करें मॉडर्न वर्ल्ड की, तो मॉडर्न वर्ल्ड के लिए जो है क्लास 9 की जो है ओल्ड और न्यू दोनों पढ़नी है हमें। इसी तरीके से क्लास 10 की न्यू वाली एनसीईआरटी, क्लास 11 की न्यू वाली एनसीईआरटी, और क्लास 12 की जो है सेकंड पार्ट जो है वो जो है हमें पढ़ना है, लेकिन कौन से, ओल्ड वाली एनसीईआरटी का। राइट, तो इस तरह से आप टॉपिक वाइज भी तैयार कर सकते हैं। अब बात करते हैं ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी के लिए जो है हमें 6 to 12 जितनी एनसीईआरटी है, 6th की, 7th की, 8th की, 9th की, 10th की ज्योग्राफी, 11th की जो ज्योग्राफी है उसमें 2 पार्ट हैं, तो फर्स्ट सेकंड दोनों पार्ट, और ऐसे ही 12th की जो है ज्योग्राफी है उसके भी दोनों पार्ट जो हैं ये काफी इंपॉर्टेंट हैं और इसको हमें अच्छे से पढ़ना चाहिए। फिर हम बात करते हैं सोशल साइंस की या सोशोलॉजी की, तो क्लास 6th, 7th, 8th की जो एनसीईआरटी है ये पढ़नी है, और क्लास 12th की जो है फर्स्ट और सेकंड पार्ट जो है सोशियोलॉजी की जो है वो दोनों पढ़नी है, और ये हमें जो है मेंस पेपर में हमारी काफी मदद करते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि जीएस का जो फर्स्ट पेपर है उसमें सोशल इश्यूज, और जीएस का जो सेकंड पेपर है उसमें सोशल जस्टिस, दोनों में जो है ये काफी काम आता है। इसके अलावा जो है ये दोनों जो आपके एनसीईआरटी हैं ये आपके जो है मेंस में भी के जो है पेपर में हेल्प करते हैं, एसए में भी हेल्प करते हैं, तो ध्यान रखना है। फिर बात करें आर्ट एंड कल्चर की, तो 11th का जो है पूरे के पूरे जो है ये चैप्टर आपको पढ़ने हैं, ये आर्ट एंड कल्चर में बहुत मदद करती है, लेकिन 12th क्लास में सिर्फ हमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को पढ़ना है, चैप्टर को पढ़ना है। राइट, इसकी सारी बुक नहीं पढ़नी है, तो ये ध्यान रखना है। फिर हम बात करें पॉलिटिकल साइंस की, तो पॉलिटिकल साइंस के लिए क्लास 9 से हमें स्टार्ट करना है, 9th, 10th, 11th की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क और पॉलिटिकल थ्योरी ये दोनों पढ़ने हैं, और क्लास 12th की जो है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस ये दोनों भी पढ़ने हैं। तो ये हमें काफी मदद करते हैं, और ये जो आपके आप जो देख रहे हैं ये आपको सिर्फ जीएस में नहीं बल्कि पॉलिटिकल साइंस के ऑप्शनल में भी आपकी काफी हेल्प करते हैं। अब बात करें इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स के लिए जो है क्लास 9th, 10th, क्लास 11th में सिर्फ इंडियन इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट, इसमें हमें जो है जो स्टैटिस्टिक्स वाला जो सेकंड पार्ट है वो नहीं करना, और क्लास 12th में जो है सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक्स जो पढ़ना है, माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना। अगर पढ़ने की इच्छा हो तो जो उसमें मार्केट वाला चैप्टर है वो देख सकते हैं। साइंस की बात करूं तो अब साइंस का जो है थोड़ा पैटर्न चेंज होता जा रहा है, क्योंकि यूपीएससी ज्यादातर क्वेश्चन जो है, अगर मैं सिविल सर्विस एग्जाम की बात करूं तो ज्यादातर क्वेश्चन जो है जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो रीसेंट डेवलपमेंट है उससे पूछते हैं, लेकिन फिर भी एक बार जो है आपको क्लास 6th, 7th, 8th, 9th, 10th और 12th के जो है बायोलॉजी की जो लास्ट के जो 4 चैप्टर हैं उन पर जो है थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि जो लास्ट के जो 4 चैप्टर हैं वो इकोलॉजिकल एनवायरमेंटल इकोलॉजी के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं बार बार बोलूंगा कि इसको एक बार पढ़ जरूर लें, इसका नोट जरूर बना लें, लेकिन अब यूपीएससी जो है अपना पैटर्न जो है वो थोड़ा चेंज कर रहा है। वो क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है 3G और 4G में क्या डिफरेंस है, वो क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है वाईफाई और लाईफाई में क्या डिफरेंस है, वो क्या पूछ रहा है। तो जो आपके आसपास चीजें चल रही हैं उनके से रिलेटेड चीजें वो पूछ रहा है, तो उस पर ध्यान देना है। अब एनसीईआरटी को पढ़ने से पहले आपको ना 2 चीजों पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है, वो है सिलेबस। अगर आपको प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस नहीं पता तो डेफिनेटली एनसीईआरटी बुक पढ़ना आपके लिए जो एक सजा है। रीजन, क्योंकि जो टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है उसको नहीं पढ़ना है, जो टॉपिक सिलेबस का पार्ट है उसको पढ़ना है। और दूसरा है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आप इनको जरूर देखें। इस पर जो है अगर आप जो ध्यान नहीं देंगे तो आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि यूपीएससी किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहा है, यूपीएससी किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जो हमारा जो ऑनलाइन सेशन है उसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे जो है 2 तरह से फोकस करते हैं। पहला, बच्चों को जो है रोज 25 क्वेश्चंस देते हैं, ताकि बच्चे जो है 25 क्वेश्चन करके अगर पढ़ेंगे तो उनके लिए पढ़ना आसान हो जाएगा। 100 क्वेश्चन एक बार में पढ़ोगे तो आप रिटेन नहीं कर पाओगे, लेकिन 25 क्वेश्चन करोगे तो आपके लिए रिटेन करना आसान हो जाता है। और जिससे आप जो है अगर 1 साल जो है आप रोज 25 क्वेश्चन पढ़ते हो और बार बार पढ़ते हो तो आपके लिए जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अब आप क्या करेंगे कि जो भी बुक पढ़ेंगे उसमें से क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हैं, आप इसका प्रॉपर ध्यान रख सकते हो।
राइट बच्चों, तो ये बहुत जरूरी है। सिलेबस आपके टिप्स पे होना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके टिप्स पे होने चाहिए। जब तक आप इन चीजों पे ध्यान नहीं देंगे तब तक आपके लिए जो है फिर वो उसको पढ़ना जो है काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर आप हार्ड वर्क तो करोगे लेकिन स्मार्ट वर्क नहीं कर पाओगे। और सिविल सर्विसेज एग्जाम हो या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, उसमें स्मार्ट वर्क जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब एक अगला सवाल है, एनसीईआरटी बुक को कैसे पढ़ें? ये बहुत ज्यादा टेंशन होती है। तो सबसे पहले जो है मैं आपको बताऊं कि इसमें जो है हमें 5 स्टेप को फॉलो करना पड़ता है। 3 स्टेप जो आपके सामने हैं, 2 स्टेप जो है वो हम आपको जो है आपको वर्बली बताते हैं। सबसे पहले देखिए स्टेज 1, उसमें क्या करें, आप जो है एक पेंसिल लें और उससे जो है एनसीईआरटी को जो फास्ट रीडिंग करें, जो इंपॉर्टेंट लगे उसको जो है मार्क कर लें। उसके बाद फिर सेकंड रीडिंग पर आए। जब सेकंड टाइम आप रीडिंग करें तो अपने हाथ में एक इरेजर ले लें और जो आपको इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है उसको जो है इरेज कर दें। तो उससे क्या होगा, आपका जो है थोड़ा सा लिमिटेड हो जाएगा। फिर आप थर्ड टाइम जो है उसको रीड करें और उसमें जो है हाईलाइटर को यूज करें और जो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है आप उसी को जो है आप हाईलाइटर से हाईलाइट करें। उससे क्या होगा कि आपका जो है उसमें पढ़ने वाला जो स्टफ जो है वो लिमिटेड हो जाएगा, उसको जो है आप कभी भी रिवाइज कर पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन इसके अलावा जो है आपको इसको एनालाइज करना चाहिए, इसके अलावा आपको जो इसको डे टू डे लाइफ से जोड़ना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसकी इस चीज के लिए जो है हम क्या करते हैं, बच्चों को जो है इंटर रिलेट करना सिखाते हैं। जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस हैं, जो हमारी ऑफलाइन क्लासेस हैं, इन दोनों चीजों में जो है हम बच्चों को जो है स्टूडेंट्स को जो है इन चीजों को जो है जोड़ना सिखाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस बात को समझे कि इसको पढ़ने में कितना टाइम लगना चाहिए। तो इसे पढ़ने के लिए 3 से 4 महीने जो है ये काफी होते हैं। लेकिन आप ध्यान रखें कि जो करें फास्ट करें और रिवीजन पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो मार्क तो करते हैं लेकिन बॉक्सेस वगैरह को जो है कुछ ऐसी चीजें जिसको वो इग्नोर कर देते, कहते हैं हाँ ये तो ठीक आता है। लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये जो कलर्ड जो बॉक्सेस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं सारे कलर्ड बॉक्सेस की बात नहीं कर रहा, लेकिन आपको जो है ये डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि कौन सा कलर्ड बॉक्स जो है इंपॉर्टेंट है, कौन सा कलर्ड बॉक्स इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सिलेबस जो है वो आपकी हेल्प करते हैं। अब जैसे ये आपके सामने जो दिया हुआ है, मेजर टीचर्स ऑफ चिश्ती सिलसिला, तो इसमें आपको जो है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की बात की गई है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की बात की गई है, शेख फरीदुद्दीन गजय शक्कर की बात की गई है, शेख निजामुद्दीन औलिया जिनका जो दरगाह हमारे दिल्ली में ही है, शेख नसरुद्दीन चिराग दिल्ली इनके नाम से भी दिल्ली में है। तो ये और इनका सेंटर कहाँ था, यूपीएससी कभी भी पूछ सकता है। तो इस बात का ध्यान रखना है। अगर क्रोनोलॉजी की बात करें तो भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस तरह से ये कलर्ड बॉक्स हैं, चाहे वो हिस्ट्री के हो, चाहे ज्योग्राफी के हो, चाहे पॉलिटी के हो, चाहे इकोनॉमी की बुक हो, साइंस की बुक हो, उन सब में इसको आप ध्यान दें। ये बॉक्सेस जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको इग्नोर ना करें। इसके अलावा एनसीईआरटी बुक्स में पिक्चर्स दी होती हैं। अब जैसे आप ये देखें, ये पिक्चर्स जो हैं ये आपकी बहुत मदद करते हैं। इस पिक्चर के नीचे फैक्ट दिया हुआ है, प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आपके लिए काम आसान हो गया, आपको बैठे बिठाए जो है ये फैक्ट मिल गया। तो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के प्रेसिडेंट थे, जबकि कईयों को लगता है कि कौन थे, वो थे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि गलत है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या थे, चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी जिसने उसका जो प्रारूप तैयार किया था उसके चेयरपर्सन थे, और वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इस तरह से ये पिक्चर जो है आपको दोनों चीजें बड़े अच्छे से क्लियर कर रही है, ताकि आपको कोई डाउट ना हो। तो इस तरह से ये डायग्राम दिया हुआ है, ये चार्ट दिया होता है कि आप ये देखें कलेक्टर और डिप्टी कमिश्नर जो है वो क्या काम करते हैं और कैसे कैसे करते हैं, कौन कौन उनकी मदद करता है। तो ये सारी चीजें उसमें दे रखी हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को समझाने के लिए इतने अच्छे से समझा रखा है कि आपको जो है ये काफी सही लगेगा कि पहले चौकीदार है, फिर कांस्टेबल है, फिर हेड कांस्टेबल है, फिर एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है, फिर सब इंस्पेक्टर है, फिर डीएसपी है, फिर एसपी है। तो इस तरह से जो है एक कलेक्टर के अंदर जो है डीएसपी होते हैं, जिनका काम क्या होता है, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। फिर ऐसे ही जो लैंड रिकॉर्ड्स को रियलाइजेशन के लिए जो है कौन होता है, तो तहसीलदार होते हैं। इसी तरीके से जो है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने के लिए कौन होते हैं, एसडीओ होते हैं, सब डिविजनल ऑफिसर। तो ये चीज जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे जो है आप सारे एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत आराम से समझ सकते हैं, और इस चार्ट की मदद से, डायग्राम की मदद से। तो इसलिए इन डायग्राम को इग्नोर ना करें। अब आपके सामने कि आर्टिलरीज क्या होती है, वेन्स क्या होती हैं, तो कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट
ठीक है, जो दिल से जो है आपके खून ले जाते वो आर्टलरी हो गई, जो आपके वेन्स जो है जो दिल में खून लेकर जाते हैं वो वेन्स हो गए। तो इस तरह से ये आपका काम काफी आसान कर देते हैं। तो इन जो है क्या बोलते हैं, इस टेबल्स को जो आपको ध्यान देना चाहिए। फिर बात करें कि हर चैप्टर के लास्ट में जो आपको क्वेश्चन दिया होता है, जैसे देखें, डज इंडिया नीड टू हैव मोर देन वन संडे टाइम, इफ यस व्हाई डू यू थिंक सो। इस तरह के क्वेश्चन जो है आपसे जो है मेंस में पूछे जा सकते हैं। अगर मैं देखूं, व्हाट आर द इम्प्लीकेशन ऑफ द इंडिया हैविंग अ लॉन्ग कोस्ट लाइन, तो ठीक है, तो कोस्ट लाइन के ऊपर से क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है कि भाई किस स्टेट का जो है सबसे लंबा कोस्ट लाइन है, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन किसका है, तो गुजरात का। कई लोगों को लगता है कि आंध्र प्रदेश का है, नहीं, गुजरात का, ध्यान से देखो, ठीक है। तो ये जो चीजें जो है आपकी काफी मदद करती हैं। तो इन एक्सरसाइजेस को इग्नोर ना करें, इन क्वेश्चंस को इग्नोर ना करें, इनको पढ़ें। तो जो आपने एनसीईआरटी पढ़ी, जो चैप्टर आपने पढ़ा, वो कैसे पढ़ा, कितने सीरियस होकर पढ़ा, कितना आपको समझ में आया, अगर आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इसलिए इन एक्सरसाइजेस को इग्नोर ना करें। जो कार्टून्स दिए होते हैं या उसमें दिया होता है बूझो और पहेली करके दिया होता है, तो उसको भी इग्नोर ना करें। जैसे इसमें दिया हुआ है, एक कार्टून दिया हुआ, वॉच आउट, विनिंग द इलेक्शन इज गोइंग टू बी टफ, we will have to face new situation like the code of conduct, fair and free polling, strict। अब ये समझा रहे थे भाई इस बार चीजें बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि इस बार जो है कोड ऑफ कंडक्ट आ गया है तो हमें बड़ी दिक्कत होगी। तो इसी कार्टून से रिलेटेड नीचे लिखा हुआ था, द नेताजी इज अफ्रेड ऑफ ईसी बोल तो इलेक्शन कमीशन, तो व्हाई डू लीडर्स फियर द इलेक्शन कमीशन, इज दिस गुड फॉर डेमोक्रेसी। तो आपने क्या देखा कि है ये कार्टून, लेकिन इसमें जो है आपको एक पूरा बना बनाया क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। तो इस बात का ध्यान रखना है, राइट। तो अब हम जब बात करें, ये तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हमें पेंसिल से पढ़ना चाहिए, लेकिन कैसे पढ़ना चाहिए, नॉवल रीडिंग की तरह पढ़नी चाहिए। फिर हमें रबर से जो है, इरेजर से जो है पढ़ना चाहिए सेकंड स्टेज में, कैसे उस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना चाहिए। फिर थर्ड स्टेज में जो है हाईलाइटर से उसमें लगाना चाहिए। लेकिन यहां पर जो है सबसे इंपॉर्टेंट काम आता है, वो क्या आता है कि जब आप जो है एडवांस बुक जो है और इसके अलावा न्यूज़पेपर को जो है आप क्या करते हैं, एनसीईआरटी से इंटरलिंक करते हैं। सबसे पहले देखिए, अब ये आपके सामने जो है 12th क्लास की एनसीईआरटी है, पार्ट 3, यानी जिसमें मॉडर्न इंडिया दिया हुआ है, और एडवांस बुक के रूप में जो है इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बाय विपिन चंद्रा। आपको पता होगा कि ये जो है एक तरह के से जो है बाइबल है। कोई भी यूपीएससी की प्रिपरेशन करता है तो या तो विपिन चंद्रा पढ़ता है या फिर जो है स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं। तो आपको जो है इन दोनों किताबों को इंटरलिंक करना है। अगर आप एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, फिर आप जो है स्पेक्ट्रम या फिर ये विपिन चंद्रा पढ़ते हैं, तो आपके लिए काम काफी आसान हो जाता है, क्योंकि ग्रेजुअली मॉडर्न इंडिया के कॉन्सेप्ट जो है आपको समझ में आते हैं और आपके डेवलप होते हैं। और फिर इन दोनों को मिलाकर जो है आप क्या बना सकते हैं, अपने सेल्फ मेड नोट्स बना सकते हैं। तो इस तरह से एनसीईआरटी बुक को एडवांस बुक से इंटरलिंक करना चाहिए। ऐसे ही आप जो है क्या कर सकते हैं, जो क्लास 11th की जो एनसीईआरटी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेटवर्क, उसको जो है लक्ष्मीकांत से इंटरलिंक कर सकते हैं, राइट। इसी तरह से इकोनॉमी की जो बुक पढ़ी आपने 9th 10th 11th की जो है खास इंडियन इकोनॉमी जो पढ़ी आपने, उसे जो है रमेश सिंह से इंटरलिंक कर सकते हैं। तो ये इंटरलिंक करना जो है बहुत जरूरी है। लेकिन सिर्फ हमें एडवांस बुक से ही नहीं, बल्कि न्यूज़पेपर के साथ भी इंटरलिंक करना है। जैसे अभी हाल ही में हमने जो है गांधी जी की जो है 150th बर्थ एनिवर्सरी हमने मनाई, राइट, उसके ऊपर ऐड आया हुआ था, आर्टिकल्स आए हुए थे। तो अब आप क्या करें कि मॉडर्न इंडिया की एनसीईआरटी को जो है इस ऐड से जो है इंटरलिंक करें, गांधी जी के बारे में पढ़ें। क्योंकि अगर कोई न्यूज़ जो है किसी गांधी जी के बारे में या किसी मॉडर्न इंडिया के टॉपिक के बारे में आया हुआ है और आप उस एनसीईआरटी जाके अच्छे से पढ़ लेते हैं, आप उसके एडवांस बुक में अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो फिर उसको नोट्स में अगर आप पढ़ लेते हैं तो उस क्वेश्चन के आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है और उसको जो है आप एग्जामिनेशन हॉल में करेक्ट भी कर पाएंगे। इसे स्मार्ट वर्क बोलते हैं। तो इसीलिए एनसीईआरटी को जो है आप न्यूज़पेपर से जरूर लिंक करें, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी आंसर राइटिंग में भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है। लोग इसको सोच ही नहीं पाते, क्योंकि ये एक अदृश्य शक्ति के रूप में एनसीईआरटी काम करती है। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी जो वो ऑफिशियल बुक है गवर्नमेंट की, जो गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू हैं वो एनसीईआरटी में बड़े अच्छे से दिए होते हैं। और एनसीईआरटी बुक्स जो हैं वो जो है सबको इंक्लूसिव करके चलती है, किसी एक के पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं, सबके पॉइंट ऑफ व्यू को साथ लेके चलती है। तो उसमें एसेंशियल नॉलेज होता है सब्जेक्ट का, और आप अगर उसको ध्यान में रखकर आंसर लिखते हैं तो डेफिनेटली आप ज्यादा स्कोर कर पाते हैं। उसकी जो लैंग्वेज है वो बहुत ही सिंपल है, लूसिड, आपको पता है, क्योंकि उनकी कोशिश है वो स्टूडेंट्स के लिए लिखी है ताकि उनको जल्दी से समझ में आए। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट को क्लैरिटी करते हुए जो लैंग्वेज उसमें दी होती है, और आप अगर उस लैंग्वेज के पैटर्न को फॉलो करते हैं और उसी तरीके से आंसर राइटिंग करते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, रिटन में, मेंस में, तो आपके मार्क्स की जो है
पॉसिबिलिटी आने की बढ़ जाती है। और सबसे अच्छी बात पता क्या है, वो ये है कि एनसीईआरटी जो है किसी भी चीज को समझाने के लिए बड़े अच्छे से उसकी मीनिंग को एक्सप्लेन करता है, एग्जाम्पल देकर उसको समझाता है। और आप अगर यही पैटर्न जो है उसको जो है आप आंसर राइटिंग में यूज करते हैं, जो उसमें एग्जाम्पल्स दिए, जो केस स्टडीज दिए हैं, जिस तरह से उसमें मीनिंग को एक्सप्लेन किया है, अगर आप उसे अपने आंसर राइटिंग में यूज करते हैं तो आपके मार्क्स और अच्छे से आते हैं। तो इसीलिए एनसीईआरटी जो है जब आप बार बार पढ़ते हैं, अपने अंदर उसको आत्मसात करते हैं, ठीक है, तो वो जो है आपकी काफी हेल्प करता है आंसर राइटिंग को डेवलप करने में, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों, एनसीईआरटी की जो मतलब की जो गाथा है, इसको जितना गाया जाए उतनी कम है। ये कहते हैं ना, हरि अनंत हरि कथा अनंता, इसी तरीके से एनसीईआरटी जो है उसके गुण में जितने गाऊं उतने कम हैं। लेकिन आप बच्चों को जो है सबसे बड़ी दिक्कत कहते हैं कि उसको कैसे पढ़ें। आपने सारी चीजें देखी, इतनी सारी एनसीईआरटी है, 40 से ऊपर एनसीईआरटी हो जाती है, इनको कैसे पढ़ें। और इसके साथ कुछ लोग बोलते हैं तमिलनाडु बोर्ड की भी एनसीईआरटी पढ़ो, नई पुरानी तो डिबेट थी, साथ में तमिलनाडु की भी पढ़ो, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम जो अपनी नोट्स बनाते हैं, हम एनसीईआरटी के इन सारे प्लस पॉइंट्स को फॉलो करते हैं। जो हमारे नोट्स होते हैं, जो हमारी जो क्लास की जो टीचिंग्स होती है, जो हमारी पीपीटीज हैं, उसमें इन बातों का ध्यान रखा जाता है। हम अच्छे से टेबल्स इसलिए बनाकर यूज करते हैं, हम जो है पिक्चर्स को यूज करते हैं, हम जो है उसमें बॉक्सेस को यूज करते हैं, क्योंकि इससे जो है बच्चों की पिक्चर मेमोरी जो है वो काफी मजबूत होती है। और ये पिक्चर मेमोरी जो है आपको भूलने नहीं देती, आपकी रिटेनिंग पावर बढ़ाती है और एग्जामिनेशन में आपके परफॉर्मेंस को जो है इंप्रूव करती है। तो इसीलिए अगर आप जो है एनसीईआरटी को पढ़ने में जो है ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप क्या करें, हमारे कोर्स को ज्वाइन करें।